मेरा नाम फराना है और पेशे के लिहाज से मैं एक वकील हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है और मैं बेवा हूँ। मेरे शौहर को फौत हुए 1 साल हो गया है। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश की वजह से हुई थी। अपने शौहर की वफात के बाद मैं बिल्कुल टूट गई थी और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनके जाने के बाद जिंदगी एकदम वीरान सी हो गई थी मैं और मेरी तन्हाइयाँ। लेकिन कहते हैं कि वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी कब मामूल पर आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी रोजमर्रा की मसरूफियात ने सब गम मुझे भला दिए थे। मैं दिन को चैम्बर में रहती और रात को अपने केसेस के मुताले में मगन रहती थी। मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैं अपने शौहर के साथ जिंदगी को मुकम्मल इंजॉय करती थी। लेकिन अब मेरे शौहर नहीं रहे थे तो मैं अपनी रूटीन लाइफ में मगन रहने लगी। 1 साल मजीद गुजर गया और मैं एक मशीन बन गई थी। मेरे अंदर एहसासात और जज्बात की इस कदर कमी हो गई थी कि किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। मैं क्योंकि अपने शौहर की डेथ के बाद अपने वालिदैन के घर शिफ्ट हो गई थी तो वो मुझे हर तरह से समझते और मुझे हर मुमकिन दिलासा देते। लेकिन मैं टस से मिस ना हुई। आखिरकार उन्होंने कहा कि बेटी तुम अभी जवान हो और दूसरी शादी कर लो। तो ये सुनकर मैं बखर गई और बोली नहीं मैंने अब शादी नहीं करनी, मैं अपनी इसी जिंदगी में खुश हूँ। तो वो खामोश हो गए। मेरा रूटीन का काम जारी था। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी ही पलट दी। हुआ यूं कि मैं अपने चैम्बर में बैठी अपने रोजमर्रा के काम निपटा रही थी कि 5 आदमी अंदर दाखिल हुए। 3 बुजुर्ग थे और एक शख्स ऐसा था जिसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान होगी। उनमें से एक नौजवान लड़का था जिसकी उम्र गालिबन 24-25 साल होगी। दराज कद और खासा स्मार्ट था। अंदर दाखिल होकर वो मेरी तरफ देखने लगे तो मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। वो सब मेरी टेबल के सामने और अतराफ रखी कुर्सियों पर बैठ गए तो मैंने अपने पेशावराना अंदाज में पूछा जी फरमाइए क्या मसला है। उनमें से एक बुजुर्ग अपना गला साफ करके बोला बात यह है वकील साहिबा ये जो लड़का है इसने स्मार्ट लड़के की तरफ इशारा किया। इस पर इल्जाम लगाया गया है कि ये एक लड़की की खातिर इसके घर दाखिल हुआ है। फिर वो तफसील से बताता गया कि वो कौन है, किसने केस किया कि ये इसके घर दाखिल हुआ है और कैसे जमानत हुई। मैंने गौर से इस लड़के की तरफ देखा। देखने में तो वो खासा मासूम था लेकिन मैं मर्द की नेचर को बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं बोली जनाब मैं इसका केस लड़ने को तैयार हूँ, अब मुझे जमानत की फाइल और इसके केस की फाइल ला दे। जब सब कुछ क्लियर हो गया तो मैंने उनसे कहा अब थोड़ी देर बाहर चले जाए, मुझे इससे कुछ पूछना है। वो सब बाहर चले गए। अब सिर्फ मैं और वो लड़का वहां रह गए। मैंने इस लड़के की आंखों में देखा और पूछा हाँ तो शाहिद साहिब को अब इस मासूम लड़की के घर गए। वो इस अचानक और इतने सख्त सवाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और घबरा कर बोला नहीं वकील साहिबा में नहीं गया, इसने इल्जाम लगाया है मुझ पर। मैं अपनी रिवाल्विंग कुर्सी से उठी और इसके सामने खड़ी हो गया और बोली देखे शाहिद साहिब अब मुझे बता दे कि अब गए हैं नहीं वरना बाद में मुझे पता चल जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किल होगी। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर इसने इस बात में सर को हिला दिया। मैंने पूछा कि मुझे तफसील से सच बताओ तो वो बताने लगा ये 2 हफ्ते पहले की बात है कि मेरी एक क्लास फेलो थी सारा जिसे मैं पसंद करता था। तो एक रात में इसके घर गया और सारा के साथ प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि इसके घर वाले फौरन आ गए और उन्होंने मुझे पकड़वा कर हवालात में बंद करवा दिया। लेकिन मैंने जमानत पर रिहाई ले ली है। ये कहकर वो खामोश हो गया। इसकी फाइल पढ़ने के बाद बज़ाहिर तो इसके बचने के इम्कानात बहुत कम नजर आते थे। सारे सबूत इसके खिलाफ जाते थे। खैर ये सब कुछ सोचते हुए मैंने इसे जाने की इजाजत दे दी। जाते हुए जब इसने अपना हाथ मुझसे मिलाया तो मुझे अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद किसी ने मुझसे हाथ मिलाया था और मुझे अपने जवान और भरपूर होने का एहसास हुआ था। इसके बाद वो चला गया और मैं अपने काम निपटाने में मशगूल हो गई। शाम को केसेस की फाइल उठाकर मैं घर चली गई, खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई। रेस्ट करने के बाद मैं उठ्यावर अपने स्टडी रूम में चली गई और फाइलें उठाकर देखने लगी। फाइलें पलते पलते अचानक शाहिद के नाम वाली फाइल सामने आ गई। मेरी आंखों के सामने चमक उठी और इस हैंडसम लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं इसके ख्यालों में गुम हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने फाइलों को उनके हाल पर छोड़ा और स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में आ गई और अपना मुंह तकिए में छुपाकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगी। एक फिल्म सी मेरी आंखों में चली और वो सारे मनाजिर जो यूनिवर्सिटी और मेरी शादी से रिलेटेड थे मेरे जहन में घूमने लगे और मैं 5 साल पीछे चली गई। इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से LLM कर रही थी। मैं ला के डिपार्टमेंट में अपना एक मकाम रखती थी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की थी। मेरी यूनिवर्सिटी में कई लड़कियों से दोस्ती थी जो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और मैं वो वाहिद लड़की थी जिसने लड़कों की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। अपनी खूबसूरती और हसन से मैंने बहुत से लड़कों को अपना गिरविदा बनाया हुआ था। जब मैं फाइनल ईयर में थी तो बिजनेस डिपार्टमेंट की एक लड़की नाहिदा से मेरी दोस्ती हो गई। नाहिदा बहुत हंसमुख थी और बातें करते करते इसका मुंह नहीं थकता था। एक दिन मैं कैंटीन गई तो नाहिदा एक लड़के से बैठी गुपशप कर रही थी।
मैंने भी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए तो मुझे देखते ही नाहिदा की आंखें खिल गज। वो मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाते हुए इस अजनबी लड़के से मेरा तारुफ करवाते हुए बोली, ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त फराना है। हाँ, वो अजनबी लड़का इसकी बात काटते हुए शोखी से बोला और जेर लब मुस्कुराने लगा। मैं हैरान रह गई और नाहिदा भी, क्योंकि इस लड़के को मैंने कभी नहीं देखा था और न कभी नाहिदा ने मेरा तारुफ इससे करवाया था। नाहिदा झट से बोली, शाहजेब तुम्हें कैसे पता उनका नाम? वो मुस्कुराया और बोला, तुम सारा दिन मेरे सामने जिस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करती रहती हो, ये मोहतरमा इस मेयार पर पूरी उतरती हैं, और उन्हें देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी थी, इसे देखते हुए मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि यही फराना है। लड़के ने वजाहत की और मैं इस लड़के की जुर्रत की कायल हो गई और वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख रहा था और मैं अनजाने में शाहजेब के बहुत करीब आ गई थी। शाहजेब MBA कर रहा था, इसके डैडी का अपना बिजनेस था और हमने एक साथ ही एजुकेशन कंप्लीट की और मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एक माहिर वकील के तहत प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन मेरी और शाहजेब की मुलाकातों में कोई फर्क नहीं आया, एक दूसरे को शिद्दत से चाहने लगे थे और आखिरकार वो वक्त आ गया जब मैं फराना से फराना शाहजेब बन गई। मेरे नाम में जेब जैसे प्यारे लफ्ज़ का इजाफा हो गया। कितनी बड़ी शादी थी और कितना हंगामा मेरी यूनिवर्सिटी की सहेलियों और जेब के दोस्तों ने किया, जो मेरी चंद खूबसूरत यादों में एक थी। एक लड़की की जिंदगी में इसकी शादी का लम्हा तो सबसे खूबसूरत होता है जब वो रुखसत होकर पिया के घर सज कर जाती है। खैर, वो लम्हा आ गया जब जेब के कमरे में सिर्फ इसके लिए सज्जी सनवरी बैठी इसका इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुए और मैंने जल्दी से चेहरा छुपा लिया और सीधी होकर बैठ गई। वो आहिस्ता से मेरे पहलू में बैठ गए और मेरे चेहरे से दोपट्टा उठा दिया तो मुझे ना जाने को शर्म आ रही थी, हालांकि यही जेब था जिनके साथ मैं घंटों बातें करती रहती थी। उन्होंने अपनी जेब से एक मखमल की डिबिया निकाली और इसमें से एक खूबसूरत अंगूठी निकालकर मुझे पहनाई और बोले, मेरी जान, ये तुम्हारे काबिल तो नहीं है लेकिन सच्चे और मुखलिस जज्बात की निशानी समझ कर रख लो। मैं वो अंगूठी चूमते हुए बोली, ये मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद काफी देर तक हम दोनों प्यार भरी बातें करते रहे और अब मेरा उनके बगैर और उनका मेरे बगैर एक पिल भी दिल ना लगता था। जब वो ऑफिस होते तो मैं कई बार उन्हें फोन करती और जल्दी काम खत्म करके घर आने का कहती। फिर जब उनके आने का वक्त होता तो मैं खूब सज्जी सनवरी उनका इस्तकबाल करती थी। ये सिलसिला चलता रहा और हमारी मोहब्बत गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो मुझे अक्सर कहते कि फराना, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं महबूबा ही समझता हूँ, और मैं उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा कर रह जाती थी। फिर 2 साल गुजर गए और आखिरकार वो हजारों अरमान लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो शाम को किसी बिजनेस मीटिंग में दुबई जाने के लिए निकले थे। जाते हुए प्यार से मुझसे मिले थे और कहा था, बेगम, मैं 4 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ। ये कहकर वो दुबई जाने के लिए तैयार हो गए और निकल गए। मैं भी अपने कामकाज में मशगूल हो गई और तकरीबन 1 घंटे बाद किसी ने फोन किया कि दुबई जाने वाला प्लेन क्रैश हो गया है, जिसमें सवार तमाम मुसाफिर हलाक हो गए हैं, जिसमें आपके शौहर भी शामिल हैं। ये सुनना था गोया क़यामत टूट पड़ी। अब जेब के बगैर इतना बड़ा घर वीरान सा लगता था और तन्हाई मुझे काट खाने को दौड़ती थी। मैं अपने घर अपने वालिदैन के पास शिफ्ट हो गई और खुद को मशगूल कर लिया था, लेकिन ये सिर्फ मेरी खाम ख्याली थी और वो एक ऐसी याद थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। और आज जिसका केस लड़ने का मैंने इरादा किया था वो मेरे मरहूम शौहर से बिल्कुल मिलता जुलता था। वही रोशन आंखें थी जिसने मेरे मरहूम शौहर की याद ताज़ा कर दी थी। सिर्फ इसी वजह से मैं इसका मुकदमा लड़ने पर मजबूर हो गई थी। फिर ना जाने रात के किस पहर मेरी आंख लग गई और मैं नींद की वादियों में उतर गई। खैर, सुबह में काफ़ी लेट उठी थी। नाश्ता खुद बनाया क्योंकि माँ और दादा मामू के पास दूसरे शहर गए हुए थे। फिर मैं चैम्बर जाने की तैयारी करने लगी और आज मैं खिलाफ मामूल काफ़ी नक्सिक से तैयार हुई थी। एक सुर्ख रंग का सूट निकाला जो खासा मुझ पर सूट करता था, अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाई और खुशबू से खुद को महकाया और फिर चैम्बर चली गई। वहाँ अपने कागजात वकालत अपने मुंशी को दिए जिसने इसे जज को जमा करवाए। चंद दूसरे छोटे छोटे कामों से मैं फारिग होकर अपना सर कुर्सी पर रखा और अपनी आंखें मूंद ले और शाहिद के बारे में सोचने लगी। इसका केस खासा खराब था और तमाम गवाह और सबूत इसके खिलाफ थे और इसके बचने की कोई उम्मीद न थी। सारा के घर वालों ने इसे इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पकड़ा था। अब जो कुछ करना था मुझे ही करना था और मुंशी ने बताया था कि मुकदमे की समाअत 15 दिन बाद है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने अपनी आंखें खोली और कहा, आइए। आने वाले वजूद को देखकर बेइख्तियार में मचल उठी। ब्लैक जीन्स और ब्लू शर्ट में शाहिद मुझे बहुत निखरा निखरा लगा। अंदर आकर इसने सलाम किया और मैंने जवाब दिया और इसे बैठने का इशारा किया। वो मेरे सामने बैठ गया और इसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। शाहिद ने कहा, मैम, अपने मैसेज किया था, खैरियत थी? वो कुछ परेशानी से बोला तो मैंने कहा, जी हाँ मिस्टर शाहिद। मैंने गला साफ करते हुए कहा, बात यह है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है
कि मैं अब के लिए ज्यादा देर नहीं ला सकूंगी। सारा के घर वालों ने अब को रंगे हाथों पकड़ा है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कोई दलील कारगर नहीं हो सकती। इसका चेहरा परेशानी से बिगड़ गया और इसके माथे पर सर्दी में भी पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला कि अब कोई भी ऐसा हल नहीं है। मैं नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, कोई भी चीज अब को नहीं बचा सकती। अब वो काफी देर सर झुकाए बैठा रहा और मैं इसकी हालत से महजूज होती रही। फिर मैंने खामोशी तोड़ी और बोली, शाहिद साहिब, ऐसे कामों का फल हमेशा कड़वा होता है और आपको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। तब वो बोला, मैडम, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वदा करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। वो लरसती हुई आवाज में बोल कर चुप हो गया।